वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फुल कोर्सेस बाय विजय सर। इस लेक्चर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के एक नया टॉपिक राइट, इंडिगो। तो सबसे पहले बच्चों मैं बता दूं कि इंडिगो क्या होता है। इंडिगो एक क्रॉप का नाम है, एक फसल का नाम है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे मकई हो गया है ना, गेहूं हो गया, धान हो गया, इस सब का खेती होता है ना, उसी प्रकार से इंडिगो का भी खेती होता है। इस टॉपिक का नाम इंडिगो है और इसको लिखे कौन है? लुईस फिशर राइट। और लुईस फिशर का जन्म है, बर्थ है वो 1896 और इसका डेथ कितना होता है बच्चों? 1970 में राइट। तो लुईस फिशर जो है वो देखते हैं कि इसके बारे में क्या क्या है ना। तो देखिए समझिए, इस कहानी को इंडिगो को अगर हम लाइन बाय लाइन पढ़ाने स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है कि ये 1-1.5 घंटा का वीडियो बन जाए है ना। तो इस क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है राइट। तो मैं कोशिश करूंगा कि पूरे जो एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन है उसको निचोड़ करके 20 से 25 मिनट में देने की कोशिश करें। हाँ बच्चों, टाइम लग जाएगा 20 से 25 मिनट, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए। ऐसे भी बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि सर इंडिगो अच्छे तरीके से समझ में आता है लेकिन उस चीज को रिमेंबर नहीं कर पाते, ध्यान में नहीं रह पाता है ना, भूल जाते हैं चीजों को। तो चलिए आप और हम दोनों मिलकर के इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यकीन मानिए हर एक कॉन्सेप्ट पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से है ना, दोनों मिलकर के समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं है ना। लुईस फिशर का जन्म 1896 और इसका डेथ हो गया था 1970 ईस्वी में। ये फिलाडेल्फिया के रहने वाले थे है ना। देखिए ये लुईस फिशर के बारे में कुछ लिखा हुआ है। सर्व एज वॉलेंटियर इन ब्रिटिश आर्मी। ये लुईस फिशर जो है वॉलेंटियर का भी काम कर चुके हैं ब्रिटिश आर्मी में। और ये जो ईयर है बच्चों वो 1980 से 1920 के बीच में ये वॉलेंटियर का काम किए थे। और ये अपने लाइफ में जर्नलिस्ट भी बन चुके हैं है ना। और जर्नलिस्ट है तो वो द न्यूयॉर्क टाइम्स, ये न्यूज़पेपर है जहां पर है ना, ये उसके लिए काम करते थे, ठीक है। और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर के लिए काम किए हैं जर्नलिस्ट है ना। देखो द सैटरडे रिव्यू, यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशन, ये सब सारे है ना न्यूज़पेपर का नाम है जहां पर वो काम कर चुका है एज अ जर्नलिस्ट, ठीक है। तो ये इसके बारे में था। आगे देखिए, लुईस फिशर जो है अ मेंबर ऑफ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का एक सदस्य रह चुका है। कौन? लुईस फिशर। देखिए बच्चों, वैसे भी इंडिगो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है बच्चों को समझने में, तो मैं जो समझा रहा हूं स्टार्टिंग में जो बता रहा हूं प्लीज उसको एकदम माइंड में रखिएगा ताकि समरी को अच्छे से मैं बता पाऊं। यहां पर हम लोग समरी पढ़ेंगे, एक एक चीज को समझेंगे है ना। थोड़ा सा वीडियो का लेंथ लंबा हो जाएगा लेकिन आप पूरा जरूर देखिएगा। एक बार अगर आप देखिएगा तो वापस है ना फिर दोबारा देखने की जरूरत नहीं होगा, इस बात का गारंटी है। चलिए, तो ये मेंबर रह चुका है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का एक सदस्य रह चुका है। ये जो इंडिगो है ना बच्चों, ये जो कहानी है, ये जो स्टोरी लिखा गया है वो लिखा गया लुईस फिशर के द्वारा। यहां तक समझ में आया? ये जो इंडिगो है ना वो एक एक्सर्ट है। एक्सर्ट का मतलब क्या होता है? हिस्सा, पार्ट। बात समझ में आया? जैसे मान लो ये पूरा घर है, घर का ये जो स्टूडियो दिख रहा है, ये क्लासरूम दिख रहा है, एक एक्सर्ट है उस रूम का, सॉरी उस पूरे घर का एक छोटा सा ये एक भाग है। उसी तरह से ये स्टोरी जो है एक एक्सर्ट है। किसका एक्सर्ट है? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी बच्चों ध्यान से समझेंगे। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, इसको कौन लिखा था बच्चों? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लिखा गया था लुईस फिशर के द्वारा। ये ब्रिटिश ऑथर है राइट। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, इस बुक में पूरा महात्मा गांधी के जीवनी के बारे में लिखा गया, पूरे लाइफ के बारे में लिखा गया है। वहीं से एक छोटा सा हिस्सा उठा करके रख दिया गया है और इसका एक नया टाइटल नाम दे दिया गया, क्या? इंडिगो। इंडिगो का मतलब क्या होता है? इंडिगो का मतलब होता है नील की खेती, ठीक है। नील जिससे कलर का प्रोडक्शन होता है, कलर जैसे नीला कलर बनता है ना, इंडिगो खेती। जैसे कि मकई का होता है, गेहूं का होता है, उसी प्रकार से इंडिगो का भी खेती होता है। ओके, यहां तक समझ में आ गया। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि बताओ इंडिगो इज ए एक्सर्ट ऑफ विच स्टोरी? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी इस बुक से लिया गया है, एक छोटा सा कहानी है जहां पर इंडिगो के बारे में सिर्फ बताया गया है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा ऑथर के बारे में। फिर हम लोग कुछ कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि कैरेक्टर के जाने बिना समरी को समझना बहुत टफ हो जाता है। एक बार कैरेक्टर को अच्छे से समझ लेते हैं फिर हम लोग आते हैं समरी के ऊपर। यकीन मानिए जैसा मैं बता रहा हूं आप उसको ध्यान से सुनिए है ना, समझ में जरूर आएगा है ना, 100% गारंटी देते इस बात का। राजकुमार शुक्ला ये कौन है भाई साहब? सुनो, राजकुमार शुक्ला जो है चंपारण का एक पीजेंट होता है। कौन होता है बच्चों? चंपारण का एक पीजेंट होता है, किसान होता है। ये इलिटरेट होता है। देखो मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, समझना ध्यान से है ना। ये इलिटरेट होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता है, लेकिन भाई साहब ये रिजोल्यूट होता है। रिजोल्यूट का मतलब क्या होता है? दृढ़ संकल्प वाला। एक बार जो ठान लिया ना उसको वो करके बांधता है ना। तो राजकुमार शुक्ला पूरा कहानी जो है ना गांधी जी की तरफ तो घूमता ही है, लेकिन राजकुमार शुक्ला एक अहम रोल है
है ना, प्ले करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस कहानी में, राइट। राजकुमार शुक्ला कौन है? राजकुमार शुक्ला एक फार्मर है, पीजेंट है या शेयर क्रोपर है। शेयर क्रोपर क्या होता है मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा, है ना। शेयर क्रोपर, है ना, मैं यहां लिख दे रहा हूं शेयर क्रोपर, ठीक है, शेयर क्रोपर, है ना, या पीजेंट बोल लो या फार्मर बोल लो, ये राजकुमार शुक्ला। गांधी जी तो पता है सबको, है ना, इसका परिचित करने के मतलब इसके इंट्रोडक्शन के लिए कोई फायदा नहीं है। जेबी कृपलानी, हाँ, जेबी कृपलानी को हो सकता है कि पहली बार कोई नाम सुन रहा होगा। इस कहानी में जेबी कृपलानी का एक रोल है ना। जेबी कृपलानी कौन है? प्रोफेसर है बच्चों, कौन है? प्रोफेसर है। कहाँ के प्रोफेसर है? ये प्रोफेसर है आर्ट्स कॉलेज, और ये आर्ट्स कॉलेज कहाँ पर है? मुजफ्फरपुर का। बात समझ में आया? ओके। गांधी जी इस जेबी कृपलानी से मिले थे, है ना, यानी कि ये भी बोल सकते हैं कि जेबी कृपलानी जो है वो मिले थे गांधी जी से, कहां पर? टैगोर शांति निकेतन स्कूल में, जो कि कोलकाता में था, अभी वो यूनिवर्सिटी बन चुका है। तो कितने कैरेक्टर हो गए? 3, राजकुमार शुक्ला, गांधी जी, जेबी कृपलानी, है ना, और मलकानी, एक और है मलकानी। ये मलकानी कौन है? ये एक टीचर है गवर्नमेंट स्कूल का, है ना, ये भी मुजफ्फरपुर का ही टीचर है। इस मलकानी के घर में गांधी जी 2 दिन रुकते बच्चों। यहां तक समझ में आया? ओके। अब आते हैं टॉपिक के ऊपर कि ये इंडिगो का क्या मामला है। देखो, इंडिगो बेसिकली ये जो कहानी है ना, ये बिहार का कहानी है। बिहार में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट चंपारण, क्या बोले? चंपारण। चंपारण में एक सिस्टम चल रहा था बच्चों, एक चंपारण में एक सिस्टम चल रहा था जिसको बोलते हैं, है ना, ब्रिटिश सिस्टम, है ना, ब्रिटिश सिस्टम, यानी कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के द्वारा एक सिस्टम चलाया जा रहा था। और वो सिस्टम क्या कहता है, सुनेंगे ध्यान से, है ना। लैंडलॉर्ड सिस्टम क्या था, है ना, लैंडलॉर्ड सिस्टम क्या था? वहां पर पूरा बिहार में, स्पेशली चंपारण में, एक मुख्य रूप से जो कमर्शियल क्रॉप खेती होता था, वो क्या होता था? इंडिगो का खेती होता था बच्चों। चंपारण में इंडिगो का खेती होता था, नील का खेती होता था। जैसे कि मकई का खेती होता है, जैसे कि धान का खेती होता है, उसी तरह से किसका खेती होता है? इंडिगो का खेती होता है। ये इंडिगो उस चंपारण में चीफ कॉमर्शियल क्रॉप था। कॉमर्शियल मतलब इसको उगा करके बेचा जाता था, जिससे अर्न करता था। तो ये कौन करता था? चंपारण के लोग? नहीं, चंपारण के लोग नहीं करता था, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड करता था। वहां के चंपारण के फार्मर से, पीजेंट से, है ना, शेयर क्रॉपर से क्या करते थे? बेसिकली उन्हीं के जमीन पर, किनके जमीन पर? शेयर क्रॉपर, यानी कि जो पीजेंट है, जो किसान है, उसी के जमीन पर ये जो लैंडलॉर्ड है वो जो है एक एग्रीमेंट साइन करवाए थे उन लोगों से, है ना। क्या करवाए थे? 3/20, यानी कि 15% उसका जमीन का, है ना, 15% भाग में क्या उगाया जाएगा? इंडिगो उगाया जाएगा। और ये इंडिगो उगा करके, उगाएगा कौन? वहां के फार्मर, है ना। खेत किसका? फार्मर का। रूल कौन कर रहा है? ब्रिटिश कर रहा है। बात समझ में आया? इंडिगो खेती जो है वो 15% में वो उगाने के लिए आदेश देता है एज अ रेंट, कि अगर तुमको खेती करना है तो अपने फील्ड में 15% इंडिगो होगा और उसको एज अ रेंट हमको दो। ये एग्रीमेंट हुआ था पीजेंट और लैंडलॉर्ड के द्वारा। सारे पीजेंट लोग खुश नहीं थे, है ना, बहुत दुखी थे, क्योंकि जहां एक बार इंडिगो जिस फील्ड में लग गया ना बच्चों, वो उस फील्ड को फर्टाइल अनफर्टाइल कर देता है ना, फर्टिलिटी उसका कम हो जाता है, बंजर हो जाता है। इसलिए सारे पीजेंट जो है वो क्या थे? नाखुश थे इस एग्रीमेंट से। लेकिन कर भी क्या सकता था, है ना, सारे लोग डरते थे। तो उनमें से एक पीजेंट जिसका नाम क्या है? राजकुमार शुक्ला, याद आ रहा है ना, जिसका नाम क्या है? राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला जो है वो इसके अगेंस्ट खड़ा होता है ना, इसके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। तो मुद्दा समझ में आया ना? मुद्दा क्या था? इंडिगो का मेन जो थीम था वो क्या था? कि लैंडलॉर्ड सिस्टम वहां पर चल रहा था, चंपारण के पीजेंट है उसके साथ इनजस्टिस हो रहा था, है ना, लैंडलॉर्ड सिस्टम को लेकर के। तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड जो है ना, बहुत ज्यादा अन्याय कर रहा होता है, क्योंकि उसका फील्ड बंजर हो जाता है। 15% इसको चाहिए, किसको चाहिए? ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को। तो सारे पीजेंट को जो ठीक नहीं लगता था, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। राजकुमार शुक्ला जो है उनमें से एक है जो पढ़ा लिखा तो नहीं है, लेकिन इसके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, राइट। लेकिन अकेला क्या कर सकता है? तो धीरे धीरे भनक लगा। क्या भनक लगा? राजकुमार शुक्ला को यह पता चला कि ये जो चंपारण में लैंडलॉर्ड सिस्टम हो रहा है, जो लैंडलॉर्ड सिस्टम चल रहा है, इनजस्टिस जो हो रहा है वहां के लोगों के साथ, इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही बंदा कर सकता है, वो महात्मा गांधी। राजकुमार शुक्ला जाते हैं, महात्मा गांधी से मिलते हैं। उस टाइम जब वो जाते हैं महात्मा गांधी से, तो महात्मा गांधी वो एनुअल कन्वेंशन में थे। देखो यहां पर लिखा हुआ है, ध्यान समझेंगे। अब ये जो कहानी है, थोड़ा सा मैं एक और रिकैप लेकर के चलूंगा। लुईस फीचर जो है वो गांधी जी से पहली बार कब मिले थे? 1942 में, 1942 में मिले थे। और वहां पर वो वहां से लिखना स्टार्ट करते हैं गांधी जी का लाइफ के बारे में, और बुक का नाम रखते हैं द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, राइट।
अब ये जो घटना हम लोगों को बता रहे हैं, वो घटना जो बता रहे हैं ना बच्चों, ये 1917 का घटना है, 1917 का घटना है, 1917 का है। 1970 में 1916 के लास्ट मंथ में, दिसंबर में 1916 में एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ, मतलब एनुअल कन्वेंशन हो रहा था, किसका हो रहा था? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का। कहां पर? लखनऊ में। तो यहां पर गांधी जी आए हुए थे, है ना। जब लैंडलॉर्ड के द्वारा हो रहा अन्याय बिहार में, बिहार के छोटे से डिस्ट्रिक्ट चंपारण में, जब सारे लोग जो पीजेंट है उसको इस प्रॉब्लम को जब सोल्यूशन चाह रहे थे, तो राजकुमार शुक्ला को कहीं ना कहीं से पता चल गया कि महात्मा गांधी उसको हेल्प कर सकते हैं। और उस टाइम महात्मा गांधी कहाँ थे, है ना। ये अब चल रहा है, ये टाइम कब चल रहा है? दिसंबर 1916। बस ये मिला था 1942 में लुईस फिशर, लेकिन ये 42 में लिखना तो स्टार्ट किया होगा बच्चों, लेकिन ये कहानी जो बता रहा है वो 1917 की बता रहा है। वहां पर 2301 डेलीगेट्स आए हुए थे और बहुत सारे विजिटर्स भी आए थे। बात समझ में आया? तो जब राजकुमार शुक्ला को ये पता चला, कहानी स्टार्ट हो गया, ध्यान समझेंगे, है ना। राजकुमार शुक्ला को ये पता चला कि गांधी जी इसका मदद कर सकते हैं, तो गांधी जी से वो मिलने के लिए वो कहाँ चले आए? लखनऊ चले आए, है ना, जहां पर एनुअल कन्वेंशन हो रहा था। अब बेचारा आ गए, गांधी जी वहां पर बिजी थे। गांधी जी फ्री होने के बाद राजकुमार शुक्ला जो है वो गांधी जी से मिलते हैं और गांधी जी को सारा प्रॉब्लम, सारा कंप्लेन सुनाते हैं लैंडलॉर्ड सिस्टम के बारे में, कि बिहार में, है ना, एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है चंपारण, जहां पर ये इनजस्टिस हो रहा है। गांधी जी सुने। इससे पहले चंपारण का नाम गांधी जी पहले कभी नहीं सुने थे। राजकुमार शुक्ला है वो चाहते थे कि गांधी जी हमारे चंपारण आए और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करें, लेकिन गांधी जी के पास इतना टाइम नहीं था, इसलिए वो मना कर देता है। बोलता है नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मुझे अलग अलग जगह पर जाना है, मुझे कानपुर जाना है ना, अपने देश के अलग अलग हिस्से में हमको जाना है, बहुत सारे काम है। लेकिन राजकुमार शुक्ला हार नहीं माना। राजकुमार शुक्ला को पता था कि अगर इस इनजस्टिस से कोई जस्टिस दिला सकता है तो वो सिर्फ गांधी है, तो गांधी का साइड कभी नहीं छोड़ता है। तो राजकुमार शुक्ला गांधी जी का पीछा नहीं छोड़े, उसका पीछे करते रहे, फॉलो करते रहे। जहां गांधी जी जाते थे वहां पर ये भी जाते थे, है ना। ये तब तक गांधी जी का फॉलो किए जब तक गांधी जी इसको खुद एक डेट नहीं दे दिए। गांधी जी बोले ठीक है यार, काम करो, है ना, इस तारीख को मैं कोलकाता जा रहा हूं, तो कोलकाता में आकर के मिलो, वहां से हम लोग चलेंगे चंपारण के लिए। अब कुछ महीने बीत गए, राजकुमार शुक्ला कोलकाता जाते हैं। जैसे ही गांधी जी फ्री हो जाते हैं, राजकुमार शुक्ला और महात्मा गांधी दोनों, बस में दोनों जो है वो बिहार के लिए वो चल पड़ते हैं। बिहार नहीं, पटना के लिए, जो बिहार में, ठीक है। अब जैसे ही आते हैं तो जाते कहाँ? देखो, एनुअल कन्वेंशन से कहाँ गए? कलकत्ता, कलकत्ता से पटना में। तो जैसे ही कोलकाता से ट्रेन पकड़ के महात्मा गांधी और राजकुमार शुक्ला जो है पटना गए, तो पटना में सबसे पहले कहाँ गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के यहाँ गए। उस टाइम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घर पे नहीं थे, उसके सर्वेंट्स थे। महात्मा गांधी को वहां पर कुएं से पानी निकालने से मना कर दिया जाता है, क्योंकि उन लोग का मानना था कि महात्मा गांधी भी एक लोअर कास्ट का है, जैसे कि एक लोअर पीजेंट है राजकुमार शुक्ला। क्योंकि उन लोग का मानना था कि अगर एक भी ड्रॉप उस बकेट से पानी, मतलब कुआं में गिरा, तो पूरा कुआं क्या हो जाएगा? पूरा वेल पोल्यूट हो जाएगा, इसलिए उसको मना कर दिया जाता है। ठीक है, वहां काम नहीं बनता है। महात्मा गांधी और राजकुमार शुक्ला जो है वो वहां से चंपारण की ओर चल जाता है। लेकिन चंपारण के ओर जाने से पहले चंपारण के ही रूट में, देखो मान लो यहाँ पर है अभी पटना से हमको जाना है चंपारण, बीच में ही रास्ते में मुजफ्फरपुर आता है, तो वो मुजफ्फरपुर जाते हैं। मुजफ्फरपुर जाने से पहले वो जेबी कृपलानी के पास एक मैसेज करते हैं। बात समझना, जेबी कृपलानी के पास क्या करते हैं? एक मैसेज करते हैं, टेलीग्राम लिखते हैं, है ना। जेबी कृपलानी कौन है बच्चों? जेबी कृपलानी आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर है। अब महात्मा गांधी जेबी कृपलानी को कैसे जानते हैं? मैंने आपको बताया कि ये फर्स्ट बार कोलकाता में टाइगर्स के शांति विद्या निकेतन में ये मिले थे। आज के डेट में ये यूनिवर्सिटी बन चुका है। मुजफ्फरपुर जैसे ही पहुंचते हैं तो 12 बजे रात को पहुंचते गांधी जी, है ना। उस टाइम जो मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं है ना, उसका डेट है बच्चों, है ना, 15 अप्रैल, है ना, 1917, और ये मिडनाइट को पहुंचते हैं, मिडनाइट, रात में। और वहां पर जेबी कृपलानी अपने बच्चों के साथ इंतजार कर रहे होते हैं, उसका वेलकम कर रहे होते हैं सारे लोग, है ना। जैसे ही पहुंचता है सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होता है और 2 दिन मलकानी के यहाँ पर रहते हैं, है ना। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। मलकानी के यहाँ कितने दिन रुकते हैं? 2 दिन रुकते हैं। उसके बाद सारे लॉयर्स को, है ना, इकट्ठा करते हैं और उससे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो पता चलता है कि वहाँ के लॉयर जो है वो इस प्रॉब्लम को, है ना, कोर्ट लेकर के जाते थे और उसके बदले कुछ अमाउंट में उसको पैसा लेते थे, किसे? पीजेंट से। गांधी जी इस बात के लिए वो एग्री नहीं हुए, उसको डांटे भी कि आप लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, वो पीजेंट है ना, उससे पैसा नहीं लेना चाहिए। और फिर गांधी जी बताते हैं कि कोर्ट जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोर्ट जाएंगे कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले
क्या काम करना होगा? सबसे पहले इस पुअर पीजेंट के अंदर से जो डर है, ये लोग फियर स्ट्राइकन है ना, मतलब डर से पीड़ित है, इस डर को पहले निकालना है। जिस दिन ये डर निकल जाएगा, आधा बैटल तो वैसे ही जीत जाएंगे। मुजफ्फरपुर में जैसे वो आया तो ये धीरे धीरे न्यूज जो है ना वो हर जगह फैल गया। मुजफ्फरपुर, चंपारण, लोग गांधी जी से मिलने के लिए पैदल आने लगे, है ना, सब मिलने लगे। यहां तक समझ में आया? ओके। अब दूसरी ओर जो लैंडलॉर्ड था, है ना, इसको ये पता चला कि जर्मनी एक सिंथेटिक इंडिगो बना दिया है, मतलब केमिकल के द्वारा मैन मेड लैब में एक इंडिगो बना दिया है ना, ब्लू कलर का कलर बना दिया इंडिगो। अब सस्ता में होता है तो भाई साहब वो ज़्यादा मार्केट में आने लगा, क्योंकि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड बनाता था, कहाँ से? ये उपजाता था और वो उसको बेचता था, तो उसको प्रॉफिट ज़्यादा होता था। लेकिन जैसे ही इंडिगो बना दिया गया, सिंथेटिक इंडिगो बनाया गया जर्मनी के द्वारा, तो ये जो है ना लैंडलॉर्ड जो है वो क्या किया, है ना, सारे जो 15% का एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट को के बदले वो क्या करता है कि चलो इस, है ना, 15% जहां पर इंडिगो उगाना था वहां पर वो इंडिगो नहीं उगाता है, और उसके बदले में वो कंपनसेशन मांगता है सारे पीजेंट से। पास में एक नया, ओके। तो सारे पीजेंट क्या करते हैं, बेसिकली कुछ पीजेंट सोचता है कि यार चलो कुछ तो हुआ, कम से कम 15% जहां पर लैंड अनफर्टाइल हो रहा था, बंजर हो रहा था, वो तो कम से कम अब नहीं होगा। और ये खुशी खुशी से कुछ लोग जो है कुछ पैसा, है ना, मुआवजा के रूप में, कंपनसेशन के रूप में दे देते हैं। कुछ लोगों जब नहीं देते हैं, अपोज करते हैं, तो उसको मारपीट करके लिया जाता है, उसको धमका करके लिया जाता है, साइन ऑन करवा लिया जाता है। यहाँ इसको समझ में ध्यान से, सिंथेटिक इंडिगो बन चुका बच्चों। अब सिंथेटिक इंडिगो जब बन चुका है तो ये वाला इंडिगो कौन खरीदेगा इतना महंगा? बस में आया। इसलिए लैंडलॉर्ड का जो ठप हो गया बिजनेस, तो वो क्या करता है, जब ठप हो गया तो उपजाने से कोई फायदा नहीं है, तो शेयर क्रॉपर को बोलता है कि मत उगाओ, इसके बदले में हमको पैसा ही दे दो, है ना। देखो कितना खत्म आदमी था, उसी का जमीन वह रोप रहा है, सब चीज वही कर रहा है, और बोल रहा है हमरा अब मत रोको, हमको पैसा दे दो। हद है यार, कुछ भी बोलता है। ऐसे ये न्यूज पता चला पूरे चंपारण में कि सिंथेटिक इंडिगो बना लिया गया है जर्मनी के द्वारा, है ना, और इसलिए लैंडलॉर्ड जो है हम लोगों को कंपनसेशन मांगता है। जब ऐसे ये बात पता चला ना, सारे लोग अपना पैसा लेने के लिए वापस चले गए, किसके पास? लैंडलॉर्ड के पास, है ना। लेकिन भाई साहब थोड़ी देगा, उसी टाइम जो है वो क्या होता है, महात्मा गांधी का यहाँ पर अराइवल हो जाता है बच्चों, है ना। उसी टाइम महात्मा गांधी का अराइवल हो जाता है, कहाँ पर? चंपारण में। अब जैसे वो चंपारण में आते हैं तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, और सबसे पहले कहाँ जाते हैं? सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन। सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन मतलब ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन का जो सेक्रेटरी होता है उसके पास जाते हैं और उससे इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो साफ साफ मना कर देते हैं, बोलते हैं नहीं, इंफॉर्मेशन आउटसाइडर को देना है ना, नहीं है। और उसको क्या कर दिया जाता है, एडवाइस दिया जाता है गांधी जी को कि यार तुम इस तिरहुत जो डिवीजन है इसको छोड़ करके चले जाओ। लेकिन गांधी जी किसके सुनने वाले थे? किसी नहीं सुनने वाले थे। अब मोतिहारी में चले गए, जो हेडक्वार्टर वहां पर बना लिया, कार्यालय अपना बना लिया, वहीं से सारा इन्वेस्टिगेशन होने लगा। बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, है ना, क्या हुआ, उसको जो लीगल नोटिस मिल गया। क्या मिल गया? लीगल नोटिस। देखो कैसे मिला, हुआ क्या बेसिकली कि इन्वेस्टिगेशन बहुत सारी चीजें हो रहा था। नेक्स्ट डे क्या होता है कि उसी के बगल में गांव में एक पीजेंट को मल ट्रीटेड कर रहा था, यानी कि कोई दुर्व्यवहार कर रहा था उसके साथ। तो गांधी जी उससे मिलने के लिए जा रहे थे हाथी पर बैठ करके। तो जो पुलिस ऑफिशियल होता है वो क्या कर देता है, उसको मना कर देता है। सुप्रिटेंडेंट पुलिस जो है उसको मना कर देता है, बोलता है कि आप नहीं जाइए, है ना। घर उसको छोड़ देता है और उसको लीगल नोटिस दे देता है, बोलता है यार आपको यहाँ से, है ना, छोड़ दीजिए, चंपारण को क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए, क्विट कर दीजिए, है ना। और गांधी जी रहे, है ना, गांधी जी है, वो क्या कर दिए, वो उस ऑफिशियल नोटिस जो आया था वो बोला कि यार इस चंपारण को छोड़ करके चले जाओ, इस पूरी जगह को छोड़ करके चले जाओ। लेकिन वो माने नहीं, है ना। तो जब कोर्ट का आदेश जब नहीं माना गया तो उसको क्या किया गया, कोर्ट में बुलाया गया। जैसे ही वो कोर्ट में बुलाया गया, रात भर वो सो नहीं पाया। अगले दिन कोर्ट में जाना था, अभी रात में सो नहीं पाया। देखो मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लेंथ लंबा हो जाएगा, है ना। तो गांधी जी जो है वो कोर्ट में बुलाया गया, है ना। रात भर रात में डॉक्टर राजेंद्र पास के पास एक टेलीग्राम लिखते हैं। सुबह हो जाता है, सुबह कोर्ट जाते हैं। कोर्ट जब जाते हैं ना, गांधी जी देखते हैं कि पूरा ब्लैक पीजेंट से भरा हुआ है, यानी कि पूरा जो है वो किसान यहाँ पर आए हैं गांधी के सपोर्ट में। वहाँ के जो ऑफिशियल हैं, जो वहाँ के अथॉरिटीज हैं, वो इस भीड़ को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। गांधी जी खुद रेगुलेट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, है ना, इन सारे क्राउड को क्या करने से, इस क्राउड को रेगुलेट करने से, ठीक है। वहां पर सब कोर्ट में आया गया, बहुत सारे लॉयर्स भी आए, है ना। कौन कौन से लॉयर्स आए थे? राजेंद्र प्रसाद हो गया, है ना, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना, ये सब बहुत सारे लोग आए। अब वहां पर डिस्कशन होने लगा, है ना। क्या होने लगा, उसको कोर्ट में जाने के बाद, देखो यार कोर्ट में गया, है ना, और कोर्ट के बाद जो है उसको थोड़ा सा क्या कर देता है, उसको रिलीज भी कर दिया जाता है ना। पूरा डिटेल में तो नहीं बताएंगे, बस इतना समझो कि उसको रिलीज कर दिया जाता है ना, विदाउट बेल, बिना बेल का उसको रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। अब गांधी जी
वहां के लॉयर से क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, कि अगर मुझे कोर्ट प्रिजन टू सेंटेंस यानी कि मुझे जेल हो जाए, अगर मैं जेल चला जाऊं तो आप लोग क्या करोगे? तो जितने भी वहां के लॉयर्स हैं सब बोलते हैं कि मैं घर चला जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, है ना। तो महात्मा गांधी बोलते हैं, है ना, उसको समझाते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, फिर इन लोग डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने के बाद, है ना, सारे लॉयर्स लोग एक दूसरे से जब डिस्कस करते हैं तो निष्कर्ष ये निकलता है कि वे लोग बोलते हैं, सोचते यार कि गांधी जी जो इस जगह के नहीं है वो अपने आप को सरेंडर करने के लिए वो तैयार हैं। अच्छा, ये तैयार है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? तो गांधी जी, है ना, इतना सारा करने के बाद, है ना, इन लोगों को इन्फ्लुएंस कर लिए थे और सारे लॉयर्स लोग, है ना, रेडी हो गए थे अपने आप को सरेंडर करने का कि ठीक है, अगर गांधी जी को जेल हो जाता है तो हम लोग भी अपने आप को जेल में जाएंगे, यानी कि गांधी जी सपोर्ट करेंगे, है ना। तो भाई साहब ये ठीक हो गया। तो गांधी जी वहीं से समझ गए कि ये चंपारण का जो बैटल है, जो युद्ध है, वो हम लोग जीतने वाले हैं, आधा जीत तो ऐसे ही हो गया। अब कोर्ट जो है उसको बेल दे दिया गया, है ना, यानी कि विदाउट बेल छोड़ दिया गया, लिबर्टी, आजादी छोड़ दिया गया, है ना। अब वहां से मोतिहारी से ही वो सारा काम कर रहे होते हैं, है ना। ओके, पुर्टलैंड गवर्नमेंट के द्वारा जो है उसका इंटरव्यू लिया गया, बहुत सारी चीज, है ना। इंटरव्यू लेने के दौरान में निष्कर्ष निकला, बहुत सारे एविडेंस आया, है ना। उस एविडेंस सबूत में ब्रिटिश जो लैंडलॉर्ड है उसके अगेंस्ट में कुछ एविडेंस था, जो वो कंपनसेशन लिया था, वो कंपनसेशन को रिटर्न करना था, है ना। और जो लैंडलॉर्ड सिस्टम है वो रेडी हो जाता है, लैंडलॉर्ड, है ना, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड है वो रेडी हो जाता है रिफंड करने के लिए, है ना। गांधी जी पहले तो बोलते हैं 50%, लेकिन उन लोग 25% में एग्री कर जाता है। गांधी जी इस बात से वो एग्री हो जाता है कि ठीक है 25% ही सही, कम से कम वो सरेंडर तो किया, कुछ हिस्सा तो माना, कम से कम हार तो माना। और इस तरीके से जो है सारे जो प्लांटर्स होते हैं, जो लैंडलॉर्ड, है ना, जितने होते हैं वो धीरे धीरे उस स्टेट को छोड़ देते हैं। ये प्रक्रिया कुछ सालों में खत्म हो जाता है। चंपारण में लैंडलॉर्ड सिस्टम भी खत्म हो जाता है, लैंडलॉर्ड भी चले जाते हैं। अब महात्मा गांधी जो है बेसिकली वो देखते हैं कि यार चंपारण में बहुत ज़्यादा ये पीछापन हो गया है, यानी कि हर एक एंगल से ये बैकवर्ड की ओर जा रहा है। तो वो क्या किए, सबसे पहले वो टीचर को मंगाए, है ना। टीचर के रूप में कौन कौन थे, है ना, महादेव देसाई और नरहरि पाटिल, है ना, नरहरि पारिक, ठीक है। ये दो टीचर थे, गांधी जी के डिसिपल है ये। यहाँ पर कुछ इसको बुलाया गया, है ना, पढ़ाने के लिए, और उसका बेटा भी आया देवदास, ठीक है। और गांधी जी जो है प्राइमरी स्कूल खोले 6 विलेज में, यानी कि बिहार में चंपारण के अलावे, चंपारण में ही जितने विलेज है 6 विलेज में वो प्राइमरी स्कूल खोले। वहां पर उसकी पत्नी कस्तूरबा बाई भी आई, राइट। और वो पर्सनल क्लीनलीनेस के ऊपर वो बात की, यानी कि कैसे खुद को आप साफ सुथरा रख सकते हो, है ना, ये सब सारी चीजें बात होता है। और कैसे समुदाय में भी साफ सुथरा रख सकते हैं, ये सब सारी चीजें बात होती है। इसलिए डॉक्टर को बुलाया गया 6 महीने के लिए। 3 मेडिसिन उस टाइम अवेलेबल थे, कैस्टर ऑयल, क्विनिन और सल्फर ऑइंटमेंट। कैस्टर ऑयल तेल है, क्विनिन मेडिसिन है, ऑइंटमेंट एक मलहम है, मरहम बोलते हैं। अब ये तीनों का यूज कहाँ करते थे, अगर किसी बंदे को जीभ ओल गया, नहीं बोलते जीभ ओल गया, है ना, कोटेड टंग के ऊपर एक लेयर आ जाता है जो खाते कोई चीज तो जलन देता है, तो वहां पर उसके लिए ठीक करने के लिए कैस्टर ऑयल का यूज किया जाता था। मलेरिया से कोई फीवर है ना, मलेरिया आ गया तो उसको कैस्टर ऑयल दिया जाता था, प्लस क्विनिन दिया जाता था। कैस्टर ऑयल कॉमन है तीनों में, तो फीवर किसमें, क्विनिन, ठीक है। ओके, स्किन इरप्शन, अगर स्किन में किसी तरह घाव हो गया, कोई खुजली हो गया या किसी तरह का दाग धब्बा हो जाता है, तो वहां पर कैस्टर ऑयल के साथ साथ आपको मलहम लगाने के लिए मलहम सल्फर ऑइंटमेंट दिया जाता है। ये 3 मेडिसिन थे, है ना, सॉरी, ये 3 मेडिसिन थे और 3 बीमारी में ये काम आता था। बेसिकली वहां का स्थिति इतना खराब था कि वहां का एक महिला जो है वो कस्तूरबा बाई को अपने घर ले जाती है, वहां दिखाती है कि हमारे पास कोई कबर्ड नहीं है, कोई बॉक्स नहीं है, कोई साड़ी नहीं है, मात्र केवल एक साड़ी है जो वो पहनती है। सोचो कि वो नहाती कैसे होगी, बस में ये सोचने वाली बात है ना, इसका कोई मजाक उड़ाने वाली बात नहीं है। सोचो उस टाइम एक साड़ी में वो महिलाएं कैसे गुजारती होगी पूरा दिन, और पूरा दिन छोड़ो महीना साल कैसे गुजारती होगी। ना उसके पास बॉक्स है, ना उसके पास कपड़े हैं, कुछ भी नहीं है, कहाँ रखे, क्या करे, है ना। तो उन लोगों को जो सब अरेंज कर दिया जाता है ना। और फिर क्या होता है लास्ट में, है ना, ये सब सारी चीजें अरेंज हो जाता है, धीरे धीरे सब हो जाता है। ये बंदा जो है चार्ल्स फ्रीड एंड्रयू जो है वो महात्मा गांधी को जो है ना वो हेल्प करना चाहता था, ब्रिटिश होने के बावजूद भी, लेकिन महात्मा गांधी उसको मना कर देता है ना। सोचो कि अगर उधर से ब्रिटिश से अगर कोई हेल्प कर रहा है, तो अगर जीत भी जाते तो ऐसा लगता कि जैसे कि उसी के बदौलत जीते हैं। गांधी जी बोला कि नहीं, है ना, सपोर्ट में नहीं लिया, इसको हेल्प करने नहीं दिया, वो बोला कि हम खुद कर लेंगे। और वहां से एक लेसन सिखाए सेल्फ रिलायंस का, आत्मनिर्भरता, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, खुद अपनी लड़ाई लड़ना है ना, सेल्फ रिलायंस, ठीक है। तो ये बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलो।
तो इसको जो ना एक बार फिर से ध्यान से अगर आप एक बार फिर से वापस देख लोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो बच्चों यही था महात्मा गांधी सेल्फ रिलायंस के ऊपर एक, है ना, हम लोग को एक लेसन सिखाते हैं कि आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है ना। अगर ये बंदा हेल्प करता तो वैसे भी तुम जीत गए, ये हेल्प करता तो कहीं ना कहीं क्रेडिट इधर भी चला जाता, जब ये दिखाता कि हम लोग डरपोक है या फिर हम लोग नहीं कर सकते। इसलिए महात्मा गांधी का कहना था कि नहीं, है ना, हम लोग खुद कर लेंगे, जो भी करना है हम लोग अकेले सब मिल करके करेंगे। और वो इस तरीके से एक पार्ट सिखाए क्या, सेल्फ रिलायंस का। इतनी सी बात समझ में आया। ये टॉपिक यहीं पर खत्म हो जाता है बच्चों। लगभग ये 25 मिनट का हो गया होगा, आई थिंक 25 से 30 मिनट का। आप इसको ध्यान से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या मैं इसको लगा दूंगा स्क्रीनशॉट, ठीक है, ये मैं अभी लिखा हूं, ठीक है। चलो Take screenshot. Take screenshot. Thank you for